हाँ तो गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम अपने इस यूट्यूब के वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं कि किसी अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की दर्पण सूत्र को किस तरह से सिद्ध करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वह 10th के बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह 12th के बोर्ड एग्जाम हो। ये प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको आपके सामने प्रूव करके दिखा देते हैं कि किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला ये टॉपिक है। तो चलिए देखिए आपका ये क्या कहता है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u को सिद्ध करें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मान लेना पड़ेगा कोई एक अवतल दर्पण मान लीजिए। तो यहाँ पे डायग्राम ले लीजिए कि कोई एक अवतल दर्पण यहाँ मान लीजिए, जिस अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण हम लोग मान लेते हैं। इस अवतल दर्पण का जो हमारा ध्रुव होगा वह P होगा। यहाँ इसकी जो फोकस होगी, मुख्य फोकस F होगी, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह C होगी। और इसके वक्रता त्रिज्या और यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे माना Z एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या C है। ठीक, दर्पण का ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया तथा वक्रता त्रिज्या C हो गया। उसके बाद कहेंगे इसके वक्रता त्रिज्या C तथा अनंत तथा अनंत के बीच कोई वस्तु OA रखा गया है, OA रखा गया है। OA रखा गया है, तो चलिए OA रख लीजिए, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु रख लीजिए आप। इस वस्तु का नाम हो जाएगा क्या चीज़, OA हो जाएगा। अब यहाँ से जब प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पे पड़ेगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके आएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होके आएगी। अब उसके बाद इसी प्रकाश किरण को यदि हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारे, तो ये वक्रता केंद्र से होके जाएगी, तो ये इसी रास्ते पे रिटर्न हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब आपको बन रहा है कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब को मान लीजिए IB मान लीजिए, IB मान लीजिए। यानी कि हम यहाँ पर OA एक वस्तु रखे थे, तो इसका प्रतिबिंब IB बना। और इसका यदि इसे हम मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लें, यहाँ पे M और यहाँ पर Q मान लेते हैं। और ये जो दर्पण को हम माने थे, क्या माने थे, Z और Z' माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे कि क्या चीज़ हमारा हो गया, OA रखा गया, यानी अनंत के बीच कोई वस्तु OA रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब IB, उसका प्रतिबिंब IB जो है वह कहाँ बन रहा है, IB वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। IB वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको इसी के आधार पर यहाँ हम लोगों ने यह डायग्राम बनाया है। तो आपको देख रहा होगा OAC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज IBC है, और ये दोनों त्रिभुज जो दिख रहा है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। देखिए तो
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या चीज़ कि त्रिभुज ओ ए सी, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए कहेंगे त्रिभुज ओ ए सी तथा त्रिभुज आई बी सी समरूप है। तो अब समरूपता के नियम आपको पता होनी चाहिए। क्या कहता है समरूपता के नियम में कि उनकी अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए ओ ए सी का लंब क्या हो जाएगा, ओ ए, फिर आई बी सी का लंब क्या हो जाए, आई बी, ओ ए बटा आई बी इजकल टू इसका आधार क्या हो जाएगा, ओ सी, अब बटा इसका आधार क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ओ सी जो दिखाई दे रहा है ये क्या हमारे पूरे पी ओ में से पी सी को घटा लेंगे तो ओ सी का मान निकल जाएगा। ये ओ सी के बदले हम लिख सकते हैं ओ से लेकर के सी तक का जो मान होगा पूरे पी ओ में से पी सी को घटा सकते हैं। अब बराबर हम यहाँ पर इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा ओ ए अब बटा आई बी इजकल टू, ये हो जाएगा ओ सी के बदले हम लिख सकते हैं कितना, ओ पी और माइनस का कितना, पी सी लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं। अब बटे आई सी के बदले हम पूरा लिख सकते हैं पी सी माइनस पी सी, अब माइनस का पूरे पी सी में से आई पी को घटा सकते हैं, आई पी हो जाएगा और इससे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, और जो काम आप इन दोनों त्रिभुजों के लिए किए वही काम आप यहाँ भी कीजिएगा आई बी एफ तथा एम क्यू एफ के बीच। तो फिर आ जाते हैं यहाँ पे कहेंगे पुनः त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है यहाँ पर, आई बी एफ तथा त्रिभुज एम क्यू एफ समरूप है। तो यहाँ पे भी आपको समरूपता का नियम पता होनी चाहिए। क्या कहता है समरूपता का नियम, पहिलका का लंब जो हो जाएगा, पहिलका का लंब क्या है हमारा, बड़ा वाले त्रिभुज का लंब क्या है, तो बड़ा वाले त्रिभुज का लंब है एम क्यू है, एम क्यू। अब आई छोटा वाले त्रिभुज का लंब क्या है, आई बी इजकल टू, फिर बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बड़े वाले त्रिभुज का आधार है एफ क्यू, छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, आई एफ है। अब देखिए तो यहाँ पर एम क्यू जो है ओ ए के बराबर है, कहेंगे चूँकि एम क्यू बराबर ओ ए, तो हम एम क्यू के बदले क्या रख सकते हैं, ओ ए अब बटा आई बी इजकल टू एफ क्यू जो है यदि दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा हो तो ये जो क्यू होगा वह पी के काफ़ी करीब होगा, तो क्या हम एफ क्यू के बदले एफ पी कह सकते हैं, एफ पी कह सकते हैं, और ये आई एफ के बदले हम पी आई आ माइनस को माइनस का पी एफ कह सकते हैं। तो आई पी आ माइनस का क्या कहेंगे, पी एफ कहेंगे, यहाँ नोट में आप लिख लीजिएगा कि चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो Q जो होगा F के P के काफ़ी करीब होगा, Q P के नज़दीक होगा, इसलिए ये जो एफ क्यू जो था, एफ क्यू वह किसके बराबर हो गया था, एफ क्यू पी एफ के बराबर हो गया था, ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने नोट में इसको लिख लिया। अब इसको आप कोई समीकरण 2 मान लीजिए, इसको कोई समीकरण 2 मान लीजिए, ये हमारे लिए कितना समीकरण का काम करता है, इसको आप यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए 1 और 2 में तुलना कीजिए, समीकरण 1 और 2 में, तो 1 और 2 को तुलना कीजिएगा तो दोनों का लेफ्ट क्या है, आपस में बराबर है, तो जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ स्टेप बढ़ा देते हैं, कहेंगे 1 2 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो इसका लेफ्ट है वही बटा आई बी, इसका भी लेफ्ट है वही बटा आई बी, तो इसका राइट और इसका राइट भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ पी अब माइनस का पी सी, ओ पी माइनस पी सी अब आई पी सी अब माइनस का आई पी इजकल टू, यहाँ देखिए पी एफ पी
एफ पी अब आई पी माइनस पी एफ आपस में बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी पे आएंगे। तो देखिए आपको चिन्ह परिपाटी यहाँ पे दिखा दें। तो चिन्ह परिपाटी हमारा कहेगा कि P से लेकर के और O तक की जो दूरी होगी, यहाँ पे हम आपको ले लेते हैं कि O से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी यहाँ पर वस्तु दूरी होगी और वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। ठीक, यहाँ से I से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी, इस I से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी होगी और प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं। वैसे ही हमारा C से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी यहाँ पर ले लेते हैं। C से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या होगी और वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं। F से लेकर के और P तक की जो दूरी होगी ये हमारा फोकस दूरी होगी, ये हमारा फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या चीज़ कि ये चिन्ह परिपाटी से, यहाँ पे क्या लिखिएगा, चिन्ह परिपाटी से। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को छोटा कर देते हैं ताकि पूरा ये नज़र आए आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ कहेंगे क्या चीज़, ये चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी क्या कहेगा, OP, O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो क्या होगी, वस्तु दूरी होगी, यानी OP बराबर वस्तु दूरी होगी और अवतल दर्पण है तो माइनस में होगी। ठीक है, फिर PC, P से लेकर C तक की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या होगी, PC जो होगी वह माइनस में वक्रता त्रिज्या होगी और जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के दोगुनी होती है तो माइनस में 2f हो जाएगी। ठीक है, अब क्या चाहिए, IP चाहिए। तो I से लेके P की जो दूरी होगी, I से P की जो दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी होगी और प्रतिबिंब की दूरी को माइनस से भी लिया जाएगा। अब क्या चाहिए, IP PF चाहिए। तो P से F की जो दूरी होगी वह हमारी कौन सी दूरी होगी, इसकी दूरी होगी फोकस दूरी। तो PF जो हो जाएगी वह फोकस दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर PF बराबर माइनस का F हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ चाहिए इसमें, IP और PF लगभग सब कुछ हो गया। इसको कोई आप समीकरण मान के रखिएगा 3। अब समीकरण 3 में इस सब मानवा को ले जा करके रख लीजिए। अब कह दीजिए यहाँ कितना से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 आपके पास है OP, चलिए एक बार लिख देते हैं, OP माइनस PC अब I क्या है, PC माइनस IP इक्वल टू FP अब IP माइनस PF है। मान सबका रख लीजिए, आपको वैल्यू तो पता हो ही गया है। चलिए देखिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे OP की जगह माइनस का U रख लेंगे, माइनस PC के जगह माइनस माइनस प्लस का 2F हो जाएगा। अब PC के जगह पर माइनस का 2F हो जाएगा और माइनस IP के जगह प्लस का V हो जाएगा और FP कितना आया हुआ है, माइनस का F आया हुआ है। PF चाहे FP बात बराबर है। IP कितना है, माइनस का V है और माइनस PF कितना है, P से लेकर के F कितना है, PF चाहे FP प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। क्या गुना होगा, ये होगा 2F को पहले लिख लेते हैं और माइनस U को बाद में लिख लेते हैं, इंटू F को पहले लिखते हैं और V को बाद में लिखते हैं, गुना कर लें और ये माइनस के F से गुना हो जाएगा कितना, V और माइनस के 2F में। तो चलिए गुना कीजिए, तो 2F स्क्वायर माइनस का UV, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का UV हो गया। अब क्या हो जाएगा, इससे हम गुना कर लेंगे 2F से, तो 2F स्क्वायर हो गया और ये फिर गुना करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, UF से गुना करेंगे तो ये माइनस का UF हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2FV हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का FV और प्लस का 2F स्क्वायर। अब देखिए तो क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा और बाकी जो बचा उसको जोड़ घटाव आप कर लीजिए। क्या चीज़ बचा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे जो बचा हुआ है आपके पास ये U भी बचा हुआ है, इक्वल टू इस सबको उधर लेके चले जाइए तो माइनस का FV और प्लस का ये 2FV हो जाएगा और प्लस का UF हो जाएगा।
अब यहाँ पे यू भी बराबर हो गया माइनस एफ भी में से माइनस एफ भी और प्लस 2f भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे यू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो भाग देंगे यहाँ पर, तो देखिए दोनों तरफ भाग लगा लीजिए। तो भाग लगाएंगे तो पता है यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा यू भी बटा यू भी एफ इजकल टू एफ भी बटा यू भी एफ अब प्लस यू एफ बटा यू भी एफ। जो कटने वाला है उसको यहीं पे कटा लीजिए। देखिए तो यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ भी कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा। क्या क्या बच गया यहाँ पे, 1/f बच गया, यहाँ 1/u बच गया और यहाँ 1/v बच गया। यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो कह सकते हैं कि ये दर्पण सूत्र सत्यापित हुआ, ये दर्पण सूत्र सत्यापित हुआ। ये हमारा यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए बताएंगे, सबको समझ आया होगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रश्न को आप लोग 1-2 बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, लोग सबको समझ में आएगी। यदि न समझ आए तो फिर से इस वीडियो को 1-2 बार चला के देख लीजिएगा, सबको समझ आ जाएगी। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके।